अगला पार्ट अपने पास है बहुपद। कौन सा है? बहुपद। अब एक सेकंड सामने देखो, पहले यहां से चीजें निकाल लो कि आपके दिमाग में कि एग्जाम में आएगा क्या। यहां पे बहुपद है क्या, बहुपद होता कौन सा है, बहुपद की घात, बहुपद के शून्यांक, ये बेसिक चीज है इसकी। तो सबसे पहला पार्ट सामान्य जानकारी। कौन सी जानकारी? फिर यहां से देखो, यहां अगला ही शब्द आपको दिया है शेषफल प्रमेय। कौन सा दिया है? इसे इंपॉर्टेंट लगाना गलत होगा क्योंकि ये है, कौन सी है ये? वेरी इंपॉर्टेंट। शेषफल प्रमेय आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर यहां पर शेषफल प्रमेय के बाद में देखो, विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है भाग देते हैं तो कैसे कैसे देते हैं। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम भाग देना इस बार एग्जाम में न पूछ के क्या पूछी जाएगी आपको? शेषफल है तो विभाजन एल्गोरिथम भी, लेकिन पूछी क्या जाएगी? शेषफल प्रमेय। और यहीं आपको दिया द्विघात समीकरण। क्या दिया है? पात्रता में नहीं था आपके, ठीक है, द्विघात समीकरण। सबसे खास ये जो पार्ट है, इसमें ये दो पार्ट हैं, ठीक है। भाग कैसे देते हैं, भाग देने पे भागफल, ये इतना काम नहीं आएगा, हम पढ़ेंगे सारी चीजें लेकिन इतनी चीजें नहीं आएंगी। फिर दूसरी चीज यही बीजगणित में आता था आपके, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, वो आएगा इस बार भी, लेकिन इस बहुपद से हटा के नेक्स्ट पॉइंट में दे दिया। बहुपद को हटा के नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया आपको? दो चरों वाले रेखीय समीकरण। है तो बहुपद का हिस्सा भाई, देखा जाए तो शेषफल प्रमेय के बाद हम पढ़ते ही क्या थे? दो चरों वाले रेखीय समीकरण, वही आता है सबसे पहले पढ़ने को। तो यहां अगला जो पॉइंट इसी में लेके चलेंगे, दो चरों वाला रेखीय समीकरण। ये लो, ये भाई दिया ही अलग से है, अलग से दिया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1% इसमें से, 1% इसमें से, तो 2% तो आपके यहाँ 100% देखने को मिलेंगे इस पार्ट में से। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट दिए हैं ये, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको एक एक चीज़ में सबसे खास आपके दिमाग में रहना चाहिए कौन सी प्रमेय? शेषफल प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जाएगा तो आपके वैसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस पार्ट में जो ये दिया बहुपद वाला, इसमें रहेगा द्विघात समीकरण, ये एक पार्ट में चला जाएगा। वैसे यहाँ पे और भी है आपके पास शून्यांकों का ग्राफीय निरूपण, शून्यांकों का ग्राफीय निरूपण दिया, इसमें हम पढ़ेंगे भी ग्राफीय निरूपण, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए सबसे खास ये दो ही चीजें रहेंगी आपको। तो 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन 101% आएगा इसमें से, और 2 आ जाएं तो और ही अच्छी बात। ठीक है, अगला पॉइंट बहुपद से अलग दिया। इसको अलग देने का मतलब है, जैसे क्या होता है, पेपर बनाता है ना कोई, उसके दिमाग में वो ऐसे अंडरलाइन करता था, इस पार्ट में से प्रश्न दिया, इस पार्ट में से प्रश्न दिया, इस पार्ट में से प्रश्न दिया, तो अगला पार्ट क्या आता है उसके पास? दो चरों वाला रेखीय समीकरण। तो क्वेश्चन इसमें से तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो यहां ये जो पार्ट है, ये है आपका एक प्रकार से बहुपद का सबसे खास पार्ट। ठीक है, और बहुपद का सबसे खास पार्ट है, इसमें से आपको टोटल 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज काफी के ये दिमाग में रहता है कि सर हम तो यहाँ पे एक्स वाई के नाम से आधा टेंशन तो वैसे ही शुरू हो जाता है, एक्स वाई के नाम से, तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय के क्लास में प्रश्न इतने हो जाएंगे कि आपको सोचना ही ना पड़े, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा संख्या चेंज छोटी मोटी, उसमें कोई फर्क नहीं। दो चरों वाला रेखीय समीकरण है, तो चीजें जब दिमाग में होंगी ना तो हल करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां तक आपके दिमाग में सबसे पहली चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रश्न आएंगे वो यहां से। ठीक है, ये पॉइंट आपको एग्जैक्ट, मतलब एग्जाम से पहले भी अगर शॉर्ट नोट बनाते हो तो एक 3 पेज का काम है, 3 पेज आपको ये दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब देखो ये बहुपद, बहुपद होता क्या है? कोई बताएगा भाई बहुपद क्या होता है? हाँ,
अच्छा, गुड़िया ने कहा है, क्या कहा? चर और अचर जो गणितीय संक्रिया के अंदर लिखे होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। क्या ये सही है? चर और अचर पद का सम्मिलित रूप ही बहुपद कहलाता है। गुड़िया कहने का मतलब ये है पावर। अब सुनो, चर और अचर पद का जो सम्मिलित रूप होता है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। यानी उसमें हमें कोई मतलब नहीं है कि कहां भाग में है, गुणा में है, बट्टे में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, चर और अचर हैं, तो हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक है। लेकिन अगर बहुपद की बात कर रहे हैं तो एक शब्द और आता है कि चर पद की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 यही होंगे। ना तो माइनस में हो सकती है, ना भिन्न में हो सकती है। ना माइनस में, ना भिन्न में। तो यहां देखो, हम बात करें बहुपद से पहले दो नाम आए, एक तो चर और एक अचर। अरे ये चर क्या होता है भाई? एक्स और अच्छा, और अचर कांस्टेंट यानी संख्याएं। पक्का? अरे हाँ या ना? 100%। तो देखो, सबसे पहली चीज, चर जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार क्या होता रहे? परिवर्तित होता रहे, जिनका मान बदलता रहता है, वो क्या कहलाते हैं? चर। इन्हें हम मुख्यतः किससे व्यक्त करते हैं? एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड से। दूसरी बात, अचर। अचर का मतलब कांस्टेंट, यानी जिनका मान कभी भी बदलता नहीं। अब एक बात बताओ, 8 को क्या कहोगे? 8 ही कहोगे। -8 को क्या कहोगे? क्या इसमें माइनस हो सकता है? क्या संख्या तो माइनस हो सकती है ना? इसमें तो हो ही सकता है। अभी बहुपद नहीं है, अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अचर। अचर में कोई सी भी संख्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है, माइनस की हो सकती है। भाई 22/7 है, वो 22/7 ही रहना है, वो चेंज नहीं होता। 8 है तो 8 ही रहेगा, -8 है तो -8। यानी कि जिनका मान नहीं परिवर्तित होता वो क्या कहलाते हैं? अचर। अचर में हमारे पास क्या आती हैं? संख्याएं। संख्याएं कोई सी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्याएं कोई सी भी हो उससे कोई फर्क नहीं। तो लिखो सब, इनके बारे में 2-2 लाइन लिख लो। लिखो चर, इसमें लिखो वेरिएबल जिनका मान परिवर्तित होता हो, चर कहलाता है। चर कहलाता है। इन्हें मुख्यतः हम एक्स वाई व जेड से व्यक्त करते हैं। एक्स वाई व जेड से व्यक्त करते हैं। अगला लिखो अचर कांस्टेंट। अचर, इसमें लिखो जिसका मान समय व स्थिति के अनुसार परिवर्तित, समय व स्थिति के अनुसार परिवर्तित ना हो अचर कहलाता है। अचर कहलाता है। इसमें मुख्यतः संख्याएं होती हैं। संख्या कोई सी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। चाहे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी 4-5 संख्याएं लिख सकते हो, लिख लो।
हाँ भाई, अब सुनो इधर। अब देखो, चर और अचर पद का सम्मिलित रूप होता है ना, वो कहलाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पावर प्लस में है, माइनस में है, कुछ भी है, वो है ना, चर और अचर है तो कैसा है? बीजीय व्यंजक है। कैसा है भाई? वो बीजीय व्यंजक, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4, यानी ना तो माइनस में हो ना चर बट्टे में हो, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद। तो 2 लाइन बीजीय व्यंजक के लिए लिख ले। लिखो बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, इसमें लिखो चर व अचर पद का, चर व अचर पद का सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप बीजीय व्यंजक कहलाता है। सम्मिलित रूप बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब 2-3 एग्जाम्पल लिखा दूं इसमें। ठीक है, लिख दिया गया। पहला एग्जाम्पल है, उसमें मैं आपसे पूछूं चर कितने हैं? कितने चरों का है? दूसरी चीज, पद कितने हैं? 3। चर 2 हैं और पद कितने हैं? कोई डाउट इस बात में? अगर मैं कोई एग्जाम्पल लिखूं, आप में उससे पूछूं कि चर कितने होंगे और पद कितने होंगे, बता सकते हो? पक्का? तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। आपको छोटा सा एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूं। क्वेश्चन के रूप में ही लिख लो इसको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ए और बी यहां पे किसको बता रहे हैं भाई? चर को बता रहे हैं, ठीक है ना। वैसे एक्स वाई लिखना था मुझे, लेकिन वो ए और बी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे लिख देना, में चर कोमा पदों की संख्या, कोमा पदों की संख्या व बीजीय व्यंजक की घात ज्ञात करो। अब एक सेकंड सामने देखो, 3% पूछे। वैसे बीजीय व्यंजक है नहीं, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आपको होना चाहिए यहां पे, ठीक है ना। पहली चीज क्या पूछी है? चर कितने होंगे? अरे रुक जाओ तो। दूसरी चीज पद कितने होंगे, और तीसरी चीज घात कितनी होगी। अब आपको पहले इसे सरल करके लिखना होता है। सरल करके मतलब देखो, 24a²b, क्या a²b का कोई और पद है क्या? ये रहा। 8 प्लस का है तो 24 और 8 32a² प्लस, अब एक बात बताओ, 12ab और भी है क्या कोई? 12 और 9 21ab प्लस क्या बच गया? ab²। हाँ या ना? यहां 3 पद हैं, 3 चीजें हैं। चरों की संख्या,
कितनी? कौन है? ए और ए। चलो ठीक है। पद, पदों की संख्या कितनी? कौन कौन सा? देखो पहला पद बताओ। 32 ए स्क्वायर बी, एक पद हो गया। दूसरा बोलो। और एक पद और है 13 ए बी स्क्वायर। हाँ या ना, इस बात में कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अब तीसरा हमने कहा घात। क्या कहा? अब एक सेकंड, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। वैसे हम कहते हैं चर पद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बीजीय व्यंजक की घात कहलाती है। कौन सी अधिकतम? तो आपको देखने को अधिकतम यहां 2 दिख रही होगी, यहां 2 दिख रही, यहां कितनी है? 1 1। लेकिन आपको यहां पे टोटल देखनी है। क्या देखनी है? देखो इस पे 2 और इस पे टोटल कितनी हो गई? यहां टोटल कितनी हो गई? यहां टोटल कितनी हो गई? अधिकतम कितनी है? 3। तो बीजीय व्यंजक की घात कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। तो ये कितनी घात का है? ठीक है ना? तो यहां पे लिखेंगे योग अधिकतम होना चाहिए। क्या लिखेंगे? योग अधिकतम। अब ऐसा पर्सन अगर कोई हो तो हम बता सकते हैं ना तीनों चीजें। भाई ये अलग अलग लिखाऊं क्या कि चरों की संख्या कैसे देखेंगे? ए और बी हैं, 2 हैं तो 2 हैं, 3 होते तो 3। पदों की संख्या, पद कितने हैं? 3। एक चीज और लिख देना यहां पे। ये देखो, ये पद था और ये पद था, ये समान पद हैं कि नहीं है? क्या है? समान पद का क्या मतलब है? कि उनका चर वाला भाग है वो क्या है? एक जैसा। क्या है? सिर्फ और सिर्फ आगे की अचर संख्या ही क्या हो? चेंज हो। तो और समान पदों को क्या लिख देते हैं? एक साथ लिखते हैं। समान पदों को क्या लिखते हैं? एक साथ। वरना तो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो सुनो। अब एक बात तो, इस 24 को हम 24 बार लिख सकते हैं, इस 9 8 को हम 8 बार लिख सकते हैं। ऐसे कोई आया पहलवान खड़ा हुआ, बोले सर मैं आगे माइनस के 5 माइनस के लिखूंगा और 5 किसके लिखूंगा? प्लस के। तो भी तो क्या फर्क पड़ा? तो ऐसे समान पदों को हमेशा एक साथ लिखना होता है, अलग अलग नहीं। समान पद हमेशा क्या लिखे जाएंगे? एक। तो इसके साइड में यहां लिख देना कि समान पद एक साथ लिखेंगे। समान पद एक साथ लिखेंगे। ठीक है। एक और लिखा दूं ऐसा, उसमें तीनों चीज बता दोगे ना? हटा दूं इसको? हाँ, ये तब से बंदी है क्या? कहां से स्टार्ट होती है? रिमोट ले गया शायद तक वो वहां पे। नहीं चली?
लिख दिया क्या भाई? अब एक बात बताओ, यहां पे समान पद कौन सा है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो और भी है क्या एक्स क्यूब वाई स्क्वायर? नहीं। तो 9 और 5 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर। देखो 17 और 8 25, 25 में से 6 गए, 19 किसके? 19 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 13 एक्स वाई। हाँ या ना? अब देखो यहां पे पद 3, चर घात। कोई डाउट? और एक बात बताऊं आपको, जब रीट हुआ था उस टाइम पता है क्या पूछा था? समान पद। क्या पूछा था? समान पद। पहले वाले में, अलवर वाले में पूछा था कि समान पद। समान पद का मतलब होता है कि चर भाग क्या हो? समान हो। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो? संख्या। क्या चेंज हो? संख्या। जैसे ए स्क्वायर बी का समान पद कौन सा होगा? वो पद समान पद होगा जिसमें चर पद क्या हो? ए स्क्वायर बी। जैसे यहां एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसके समान पद कौन सा है? 5 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। बता सकते हैं ना ऐसे? अरे हाँ या ना? तो ये बीजीय व्यंजक की बात की हमने अभी। कौन से की बात की? बीजीय व्यंजक में हमने कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लगाई। हमने कहा कि चर और अचर पद का सम्मिलित रूप है, वो क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कैसा भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम हमारी बात पे आते हैं। ये तो वो चीज थी कि जो आपको पहले से क्या होनी चाहिए थी? पता। भाई कहते हैं ना कि भाई हमें, जैसे हम हमारे बहुपद पे आ रहे हैं, तो बहुपद से पहले जैसे मैं नाम लूँ चर क्या होता है, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए चर। बोलते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए एक्स वाई और जेड। अचर बोलते हैं आपके दिमाग में आनी चाहिए संख्याएं। क्या बोलनी चाहिए? संख्या। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए पहले से। यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या फर्क है, तो अगर बीजीय व्यंजक का पता होगा तो ही तो हम बहुपद पे आ पाएंगे। तो अब देखो, अगला जो नाम है वो है बहुपद। तो लिखो बहुपद। परिभाषा लिखेंगे अब इसकी। लिखो, चर व अचर पद का सम्मिलित रूप। चर व अचर पद का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। चर व अचर पद का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। किंतु बहुपद में चर पद की घात सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी। सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी। ठीक है ना? पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? 0 1 2 3 4। ना भिन्न में होगी ना माइनस में होगी। ना तो भिन्न में होगी ना ही। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं, आप आगे बताते जाना कि बहुपद है या नहीं। जैसे मैंने लिखा 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 है क्या? कितनी घात का है? 2 घात का। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है या नहीं है? हाँ वाले ऊपर हाथ करो। अच्छा पहलवान, हाथ तो ऊपर सरका दिया था लेकिन देखा कोई नहीं कर रहा, नीचे कर लो। हाँ भाई, हाँ वाले हाथ ऊपर करो। कौन कौन है? ईमानदारी से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो शर्माने क्या बात है? एक बात बताओ, आपको खुद को पता है कि आपका ये आंसर है, तो आप पूछ सकते हो कि ऐसा है। अब एक चीज सुनो, हमें जब ये देखो कोई भी भिन्न में होता है हर में, उसका मतलब वो ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी? माइनस की। हाँ या ना? तो भाग में चर पद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाग में होगा तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो ये क्या होगा? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स की पावर -2, कौन सी 2? माइनस। अब एक बात बताओ, क्या माइनस हो सकती है क्या? नहीं, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये बहुपद है और ये बहुपद है। अब बोलो कोई डाउट? ये बात समझ गए अब पहलवान? क्लियर? बराबर है। अरे वो समीकरण होता है। अरे बेशर्मो, अरे ये क्या आ गया? अभी हमने कहीं भी ऐसा लिखा बराबर में? ना मुन्ना ना, बराबर में जीरो लगाते ही क्या हो जाएगा? समीकरण। क्या हो जाएगा? अभी तक ये समीकरण नहीं है, अभी ये समीकरण नहीं है। बराबर जीरो लगाते ही आपके एक्स के मान निश्चित हो गए। बराबर कोई भी संख्या लिखोगे ना तो एक्स के मान क्या हो जाएंगे? निश्चित। वहां एग्जैक्ट 2 ही मान है, 2 घात का तो 2, 3 घात का तो 3, वहां ज्यादा नहीं आते हैं। आगे जीरो लगा दिया जनार, 12,000 घंटे खा जा जनार। आई तो हर की में थोड़ी चाल लिया करे है, जीरो लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? आग लेते रह क्यों है? वो क्या होती है भाई? समीकरण। क्या हो जाती है? समीकरण। मुस्कुराओ। हाँ भाई, ये समझ गए ना कि बहुपद नहीं है। अगला देखो, √3x² + 5x - 8। अरे एक सेकंड, ना वाले हाथ ऊपर करो। एक, अरे ऊपर करो। अभी बोला तो और भी था, दिख ही नहीं रहा। आ लो, अब बता दो ना। हाँ भाई, ना वाले हाथ ऊपर करो। एक हाथ आया, उधर भी आया क्या? है, आ गया इधर। हाँ भाई, √3। गुड़िया यही डाउट है? √3 एक संख्या है, संख्या से कोई फर्क, वो नाचे गाए हमें कोई मतलब नहीं। वो माइनस की हो, वो लुगड़ी ओढ़ के आए, वो √ लगा के आए, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? यहां पे एक्स को देखो। किसको देखो? यहां वाले एक्स को, और नहीं एक्स। अरे इसकी बात कर रहा हूं मैं। एक्स की पावर कितनी है? यहां एक्स की पावर कितनी है? आप बताओ, पूर्ण संख्या है या नहीं है? है। तो ये भी बहुपद है, बहुपद है। दूसरा, अब नहीं है। क्यों? यहां एक्स नाराज है, लुगड़ी ओढ़े है, अतः है नहीं है। अब बताओ, समझ गए ना? यानी पावर किसकी देखनी है? एक्स की, और किसी की पावर है। अगर एक्स पावरफुल है तो देखना ही नहीं है। ठीक है ना? तो यहां हमने पावर देखी एक्स की, और एक्स की पावर सदैव किस में होगी? पूर्ण संख्या में। किस में होगी? पहलवान खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ खड़े हो। अरे बैठ तू, वो उसको खड़ा कर। वो मुस्कुरा नहीं रहा इतनी देर से। मुस्कुराए, मुस्कुराए। हाँ बैठ जा। हाँ भाई, तो यहां एक बात बताओ, ये क्लियर है? तो एग्जाम्पल लिखो 4 कि ये बहुपद है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। जल्दी लिखो। वो खराब हो रखा है। हाँ भाई, हाथ जोड़ना पड़ेंगे। अरे हाथ जोड़ना पड़ेंगे तो बाद में बोल रहे क्यों इतनी देर? मैं गलती कर दिया आज, भगवान की सौगंध 2 घंटा नहीं क्लास लेनी। कल से 7 से 8 ही आएगी, बायो का रजिस्टर भी ले आना। आप कोई चीज
लिखो, लिख दिए ये सारे। अगला लिखो बहुपद की घात, बहुपद की घात इसमें लिखो चर पद की अधिकतम घात ही चर पद की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। चर पद की अधिकतम घात ही किसकी घात कहलाती है? बहुपद की। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी बहुपद लिखते हो तो अधिकतम पावर पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये साइड में नीचे लिख दो कि बहुपद को लिखते वक्त अधिकतम पावर पहले, इसका मतलब कौन से क्रम में लिखेंगे? अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। ये वैसे आपको विभाजकता का नियम होता है ना, या विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम भी यही कहती है कि पहले अवरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखो? और हम पहले से ही बहुपद को सदैव कौन से क्रम में लिखते हैं? अवरोही। तो बहुपद को लिखते समय अधिकतम घात पहले व न्यूनतम घात बाद में लिखते हैं, अर्थात घातों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। घातों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखो वैसे आपको व्यवस्थित करके देता है, लेकिन अगर बाई चांस व्यवस्थित नहीं किया हो तो हम क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। वो भी कौन से क्रम में? अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम। पहले ज्यादा पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे। ठीक है। तो देखो जैसे मैंने लिखा 3x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 8। आगे लिखो कितनी घात का बहुपद है? हाँ भाई, ये कितनी घात का बहुपद है? ये पक्का। और ये सब ने यही लिखा है। चलो एक बात बताओ, 8 क्या बहुपद है? है। कौन सा बहुपद? शून्य घात का। पक्का। यानी जीरो को छोड़कर, किसको छोड़कर? जीरो को छोड़ना, जीरो को शामिल है, शून्य को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं? हाँ या ना? x की पावर 0 क्या होता है? 1। तो मैं 8 को 8 गुणा 1 लिखा पहले, फिर 1 को मैंने लिखा x की पावर 0। तो ये बताओ 8 को ये लिख सकते हैं ना? हाँ या ना? ऐसे हम 8 को -8 को भी लिख सकते हैं, -13 को भी लिख सकते हैं, 13 को भी लिख सकते हैं। यानी कोई भी संख्या है वो अपने आप में बहुपद होती है, जीरो को छोड़कर। किसको छोड़कर? और उस संख्या को ही क्या कहा जाता है? अचर बहुपद। क्या कहा जाता है? अचर। इसको अलग से ही नाम दे दिया कि क्या है? अचर बहुपद। अचर बहुपद की घात सदैव क्या रहेगी?
जीरो। अचर बहुपद की घात सदैव क्या रहेगी? जीरो। तो लिखो अचर बहुपद इसमें लिखो शून्य को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं अचर बहुपद कहलाती हैं। अचर बहुपद कहलाती हैं। अगले लाइन में लिखो अचर बहुपद की घात सदैव अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है, ये तो सीधा सीधा रहेगा। लिख दिया। अब सुनो, इसमें से पता है जीरो को क्यों हटाया गया? अरे इसमें से किसको हटाया? मैंने कहा ना जीरो को छोड़कर। किसको छोड़कर? अब एक बात बताओ, जीरो तो जीरो को तो किसी से गुणा कर लो, जीरो ही रहना है। जीरो ही रहेगा। क्या मैं जीरो को 8937 लिख सकता हूं पावर? हाँ या ना? वहां तो पावर फिक्स थी, लेकिन यहां घात का पता है क्या? अब उधर से पहलवान खड़ा हो और वो कहेगी सर अगर पावर में माइनस में लिख लूं तो भी तो नहीं बिगड़ रहा कुछ। अरे पावर माइनस में लिख लूं तो भी कुछ। भाई ये बताओ, इसको मैं ये लिख दूं 0 गुणा x की पावर -437 तो भी तो जीरो ही है। यहां कोई एक फिक्स थोड़ी ना है क्या? नहीं है। इसलिए जीरो को हटाया। जीरो को क्या किया? हटाया। अब आप में से कुछ के दिमाग में आया सर जीरो को हटा तो दिया, लेकिन कुछ जगह तो बहुपद है भी तो और कुछ जगह नहीं है। तो ऐसे में शून्य को अलग से नाम दिया गया, शून्य बहुपद। शून्य को अलग ही नाम दे दिया। क्या दिया गया? और कहा कि ये कितनी घात का? अपरिभाषित घात। इसकी घात परिभाषित नहीं, किसी भी रूप में लिख सकते हो आप। तो इसकी घात क्या रहती है? अपरिभाषित। तो सीधा सीधा लिखा जाता है कि शून्य को ही क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद। और इसकी घात क्या होती है? अपरिभाषित। तो लिखो शून्य बहुपद इसमें लिखो शून्य को ही शून्य बहुपद कहा जाता है। शून्य को ही शून्य बहुपद कहा जाता है तथा इसकी घात अपरिभाषित होती है। तथा इसकी घात अपरिभाषित होती है। क्या होती है भाई? अपरिभाषित घात का बहुपद कहा जाता है। याद रहेगा ये बात? अरे हाँ या ना? अब देखो ये दोनों प्रश्न डायरेक्ट पूछे हुए हैं एग्जामों में। क्या पहला प्रश्न, अचर बहुपद की घात क्या होती है? तो हमेशा याद रहना चाहिए शून्य। ये दोनों तरीके से पूछा हुआ है कि शून्य घात का बहुपद क्या कहलाता है? अचर बहुपद। क्या कहलाता है? अचर बहुपद। ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि शून्य घात का बहुपद अचर बहुपद की घात शून्य। और आपसे पूछा जाए शून्य बहुपद तो जीरो, और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित। या फिर मैं पूछूं अपरिभाषित घात का बहुपद तो कौन? शून्य बहुपद। कोई डाउट इस बात में?
अरे हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक घात का बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है भाई। एक घात का बहुपद क्या कहलाता है? ये लाइन सीधे लिख लो, रेखीय बहुपद, एक घात का बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, एक घात का बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है। जैसे आपने कहा ना x प्लस 5, x प्लस 5, ये कौन सा बहुपद है? रेखीय बहुपद। कौन सा बहुपद है? रेखीय बहुपद। बस आपने कहा y प्लस 3 कौन सा है? रेखीय। x अकेला भी कौन सा है? रेखीय बहुपद। अकेला भी कौन सा है? रेखीय बहुपद। कोई डाउट यहां तक? अरे हाँ या ना। अब यहां अगला नाम आता है कि पहले मुझे बताओ, बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी समझ में आ गई क्या? सबके याद भी हो गई। अगला नाम आता है बहुपद के शून्यांक। बहुपद के, तो लिखो बहुपद के शून्यांक। लिख दिया? बहुपद के शून्यांक। इसका मतलब पता है क्या होता है? अब एक बात बताओ, मैंने कहा x प्लस 5 है, x प्लस बहुपद है एक, क्या है? अब आप क्या कहोगे कि चर पद का वह मान जिसे रखते ही बहुपद 0 आ जाए। क्या आ जाए? अब एक बात बताओ, मैंने कहा x का मान मैं रखूं -5, हाँ या ना? -5 रखा तो क्या आ गया? 0 आ गया ना? हाँ या ना? तो इस बहुपद का शून्यांक कौन है? -5। कौन है? तो पहली चीज तो यहां पे ये क्लियर होना चाहिए कि शून्यांक जो है वो होता है कि जिसे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0। पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0। वही क्या कहलाता है? शून्यांक। क्या कहलाता है? शून्य। सही तरीका तो पता है क्या कहता है? जैसे मान लो x² - 8x + 4 बराबर नहीं आएगा, अभी तक बहुपद है, कि शून्यांक बताओ, तो हम पहले x का मान 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर 3 ऐसे रख रख के चेक करते हैं। लेकिन ऐसे रख रखने से आता नहीं है, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे कि 0 होना है ना, इसका मान क्या हो जाए? 0। तो इसको बराबर 0 रखा, यानी इसको क्या बना लिया? समीकरण। क्या बना लिया? समीकरण बनाया। तो समीकरण के मान ज्ञात हो सकते हैं? अरे हाँ या ना? समीकरण के मान ज्ञात हो जाएंगे, वही इसको क्या कहलाएंगे? 0, शून्यांक कहलाएंगे। वही इसके क्या कहलाएंगे? शून्य। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। अब आपके दिमाग क्यों? हमारी मर्जी। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको कहा जाए कि इस बहुपद का शून्यांक है, इस बहुपद का सुन। तो आपको एक बात बताओ, ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे? उठा के रखा, चेक किया, 0 आ रहा है तो शून्यांक है, नहीं आ रहा तो नहीं। अगर मान लो यहां तो द्विघात ही है, x की पावर 3 - 8x² + 4x + 5 ये रह दिया। अब क्या वहां पे मान निकाल लोगे? क्या 3 घात का समीकरण अपने है क्या सिलेबस में? नहीं है। तो कहां से मान निकालेंगे ऐसे में? तो मान निकालेंगे नहीं, तो ऐसे में क्या करेंगे? ऑप्शन उठाएंगे और क्या करेंगे? अरे ये उठा लिया ना, इसको रखेंगे वापस से। क्या करेंगे? रखेंगे। और जहां 0 आया वही क्या है? शून्यांक। वही क्या है? शून्यांक। तो हमने क्या कहा कि चर पद का वह मान जिसे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य। अब आपको पता है, एक तो ये पूछ सकता है, देखो आपके साफ साफ लिखा हुआ बहुपद के शून्यांक, ठीक है? ये हर एग्जाम में लिखा आता है शून्यांक, फिर शेषफल पर में कंटिन्यू होते हैं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। अब आपसे ये मान लो सीधा सीधा न पूछे कि शून्यांक क्या है, आपको ये पूछ ले कि इसके शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो एक बात बताओ, अरे सुन तो ले, तो अगर इसका मान 0 आए, बराबर 0 रखें, तो कितनी घात का समीकरण है? 3। 3 घात के समीकरण में कितने मान निकलेंगे? 3। 2 घात के समीकरण में 2। यानी जितनी घात का बहुपद होता है ना, उतने ही क्या होते हैं? शून्यांक। उतने ही क्या होते हैं? शून्य। ये सिर्फ और सिर्फ आज तक एक ही एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा, वो पूछा फर्स्ट ग्रेड में। पता है, मैं दिखाता हूं आपको क्या प्रश्न क्या था। x + 2 का होल स्क्वायर + 2 - 2 ऐसे कुछ था। ये बहुपद दे रखा था, ये इतना तो याद है, आगे वाली संख्या एडजस्ट करना, ठीक है? और आपसे पूछा गया कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी घात का है?
आप चाहो तो इसको हल करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x, तो भी 2 घात का ही रहेगा ना। 2 घात का तो कितने शून्यांक, 2 शून्यांक, कितने शून्यांक 2, बस यही प्रश्न था। तो इसमें कोई जोर का काम नहीं है, पाड़ नहीं उठाना में, बस इतना ध्यान रखना है कि शून्यांक का पहली चीज तो मतलब क्या होता है, मतलब होता है जिसे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही क्या होता है बहुपद का शून्य। जिसे रखते ही पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0, तो वही क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य। शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, जितनी घात का बहुपद उतने ही क्या होंगे शून्य। 3 घात का बहुपद तो 3 शून्यांक, 4 घात का तो 4। हमें जब पूछा जाए कि शून्यांक है तो हम ऐसे में क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे, रखेंगे, जिसे रखते ही 0 आ रहा वही हमारा क्या है शून्यांक, वही हमारा क्या है आंसर, वही क्या है आंसर। कोई डाउट यहां तक, लिखा दूं इस बात को, तो लिखो बहुपद के शून्यांक, लिख दिया हेडिंग, लिखो चर पद का वह मान, चर पद का वह मान जिसे रखते ही, जिसे रखते ही पूरा बहुपद, पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य। जब हमें पर्सन में बहुपद का शून्यांक पूछा जाए, जब हमें पर्सन में बहुपद का शून्यांक पूछा जाए तो हम ऑप्शन रखकर चेक करते हैं, तो हम ऑप्शन रखकर चेक करते हैं। जहां शून्य प्राप्त हो जाए, जहां शून्य प्राप्त हो जाए वही हमारा शून्यांक होगा, वही हमारा क्या होगा शून्यांक होगा। अब सुनो एक बात, अब जैसे आपके दिमाग में आए, भाई ये मैंने लाइन क्यों लिखाई है पता है, कि जब आप दोबारा पढ़ो तो दिमाग में रहे कि ऑप्शन ही रख के चेक करना है। ठीक है, क्या रख के चेक करना है, ऑप्शन उठा के रखेंगे, अगर 0 आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा तो अगला ऑप्शन है चेक करना है। ठीक है, एक और बात बोली थी मैंने, क्या बात बोली थी, कि जितनी घात का बहुपद है उतने ही क्या होंगे, तो शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात पे क्या करती है, निर्भर, अर्थात जितनी घात का बहुपद उतने ही क्या होंगे शून्यांक। याद रहेगी तो लिखो, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करती है, शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी घात का बहुपद, अर्थात जितनी घात का बहुपद उतने ही हमारे शून्यांक होंगे, उतने ही हमारे शून्यांक होंगे। अब यहां तक कोई डाउट? अब मैं कुछ पर्सन लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप 1-2 ही लिखूंगा, आप आंसर करोगे भाई। पहले वो भी लिखाऊंगे जो मैंने बोला था एक, अभी लिखो बहुपद
आपको एक बात और बताऊंगे हम आपको, यहाँ पे इसमें स्टार दिया गया था, बोनस अंक। रीजन बताऊं क्यों? अरे रीजन बताऊं क्यों? वैसे तो बहुपद की घात 2 है, तो 2 घात का बहुपद तो 2 शून्यांक हो गए। पहले आंसर मान लिया 2, पहले आंसर क्या माना? 2 है, 3 मान लिया, पहले 2 ही माना। फिर हुआ क्या, जैसे किसी ने अप्लाई कर दिया कि भाई यहां शून्यांक तो 2 हैं, लेकिन शून्यांक का मतलब क्या होता है? चरपद का मान रख के चेक करो, हाँ या ना। आदमी चेक करे, 1 पे चेक करे, -1 पे चेक करे, 2 पे चेक करे, -2 पे चेक करे, 3 पे चेक करे, -3, ये हो ही नहीं रहा। ये जो 2 मान आते हैं ना x के, वो दोनों मान आते हैं काल्पनिक। कैसे मान आते हैं? काल्पनिक। इसलिए उसको क्या देना पड़ा? बोनस अंक। क्या देना पड़ा? बोनस। तो दिया क्या गया था? स्टार। लेकिन आपको क्या अनुसार करके आना है? 2। क्या करके आना है भाई? 2। क्योंकि जितनी घात का बहुपद उतने ही क्या है? शून्यांक। भाई ये उस पर डिपेंड ही नहीं है। ये तो चलो ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता जिसमें मान एग्जैक्ट आते तो आंसर तो 2 ही होता ना। आंसर क्या होता? 2। भाई यहां अगर आप इसको हल करोगे ना, तो दोनों मान काल्पनिक आते हैं। दोनों मान क्या आते हैं? काल्पनिक। इसलिए वहां पे बोनस अंक देना पड़ा था। हाँ, संख्या होती है लेकिन रख रख के चेक नहीं कर पाते ना इतनी। सामान्यतः हम क्या कहते हैं, जिसे रखेंगे क्या आ जाएगा? 0। तो आप सामान्यतः कौन सी संख्या रख के चेक करते हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस की और माइनस। काल्पनिक संख्या रख के चेक करता है कोई? नहीं, इसलिए दिया गया था। अरे हाँ या ना? और देने का रीजन यही होता है कि भाई वहां पे जैसे आप देखते हो तो आपको दिया जाता है कि 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा बताओ भाई। अरे इसका आंसर आप क्या करके आओगे? 2। क्योंकि भाई अगर वो तो मान लिया, अगर नहीं माने तो आंसर कितना है? 2। क्या इसका आंसर नहीं है? पक्का? मैंने गलत नोट कर दिया क्या? तो एक बार दोबारा चेक करूंगा प्रश्न। वो तो समझ में आ गया पहला? पक्का? अब ये प्रश्न एक बार वापस मैच करो, संख्या देखना। x³ अच्छा 2x³ -13x² प्लस 12। ऑप्शन 0, 1/2। ऑप्शन से चेंज करो। 0, 1/2, -1/2। ये ऊपर वाले के ऑप्शन थे। 0, 1/2, -1/2 और D है 1। 1/2 वापस बोलूं पूरा। 2x³ -13x² प्लस 17x प्लस 12। आप इसको चेक कर लो। इतने में एक प्रश्न और लिख देता हूं ऐसा। हो गया क्या भाई? ये कितना आया? 1/2 या -1/2? माइनस। अब सुनो इधर, आपको जो वैल्यू रखनी है ना, इधर देखो सारे, क्या रखनी है? वैल्यू रखते हो तो ज्यादा लाइनें खर्च नहीं करोगे। पहली चीज आपको ध्यान है कि नहीं, माइनस है तो स्क्वायर प्लस होता है, क्यूब क्या होता है? माइनस। ठीक है, अब देखो यहां पे 0 रखा तो ये 0, ये 0, ये 0, क्या बच गया?
12, जीरो तो नहीं हुआ ना। इसको चेक कैसे करते हैं कि P जीरो का मान, तो आपने कहा ये जीरो ये जीरो ये जीरो, क्या बचा 12, इसका मतलब ये तो शून्यांक है, जीरो शून्यांक नहीं है। दूसरा 1/2, अरे हाँ या ना, तो 2 गुणा 1/8 माइनस 13 गुणा 1/ प्लस 17 गुणा 1/ प्लस 12। तो देखो 1/4 माइनस 13/ प्लस 17/ प्लस 12/1, लघुत्तम कितना आएगा 4। ये ऐसा कैसा, 1 प्लस 1 माइनस 13 प्लस 17 दूनी 34 और 12 चौक 48। मुझे ये बताओ जीरो आ सकता है क्या? प्लस में आएगा तो सोचने की जरूरत ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। P का -1/2, -1/2 का क्यूब -1/8, 2 से गुणा करेंगे -1/, कोई डाउट? देखो 2 लाइन लिखो चाहे 1 लिखो, बात आपके ऊपर है। इधर ओ पार्टी, इधर माइनस के 1/2 का क्यूब तो माइनस का 1/8, -1/8 को 2 से गुणा करेंगे तो -1/4। आगे देखो -1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 को गुणा किया 13 से, 13/4 -17/2 प्लस 12/, लघुत्तम कितना 4, -1 माइनस 13 माइनस प्लस, अब देखो माइनस के 48 और प्लस के भी /4, तो कितना आ गया 0। तो शून्यांक कौन है -1/2। अब एक चीज सुनो, यहां आपका काम है, ये काम क्या है, ऑप्शन उठाया रखा, x का मान रखा, जो 0 आ रहा है वही क्या है शून्यांक, वही क्या है, और 0 नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन है तैयार है। अरे दूसरा ऑप्शन क्या है तैयार। कोई डाउट इसमें? अरे कोई डाउट? कर लोगे इसको? अगला एक और प्रश्न था, वो कहां करोगे, घर पे? अरे हाँ है ना। इसका एक कथन वाला प्रश्न है, वो करवा दूं? ये नोट कर रहे हो? बोलूं क्या इसको? बहुपद px बराबर x³ -6x² प्लस 11x -6 का शून्यांक है 0, 1, -1, -2। क्या रहेगा भाई? 1। हाँ भाई हो गया। एक और लिखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए लिखो, बहुपद का शून्यांक शून्य होता है। बहुपद का शून्यांक शून्य होता है। बी, रेखीय बहुपद का केवल एक शून्यांक होता है। रेखीय बहुपद का केवल एक शून्यांक होता है। सी, रेखीय बहुपद का केवल एक शून्यांक होता है। सी, बहुपद के एक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं।
बहुपद के एक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं। डी, शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करती है। शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात पर निर्भर करती है। हाँ भाई, कौन सा सही है? असत्य पूछा है? असत्य है क्या? पहला क्या कहा है उसने? बहुपद का शून्यांक होता है तब तो क्या है? गलत। लेकिन ये लिखता हो सकता है, तो तब तो हो सकता था भाई। मान लो यही होता 7x² प्लस 8x होता, तब एक शून्यांक क्या होता है इसको? 0। तो वो कहता है कि शून्यांक शून्य हो सकता है, तब तो क्या है? सही। लेकिन होता है तब क्या है? गलत। क्योंकि होता है तो हमने 2 चेक किए थे भी, अरे दोनों में भी 0 नहीं आया ना। तो आपके दिमाग में कि शून्यांक शून्य हो सकता है लेकिन होता नहीं, ये सद होता है, इसका मतलब आपने क्या कर दी? कंडीशन की हमेशा ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा? गलत। बाकी आपको पता रेखीय बहुपद का मतलब एक घात का बहुपद तो एक ही शून्य। दूसरा, चलो कोई नहीं, समझ गए आप, थैंक यू।